जेल गए हैं कभी आप? हाँ, मैं एक बार अहमदाबाद में साबरमती में गया हूँ 5 दिन, और अभी आसाम वाला जो एपिसोड हुआ उसमें आएंगे, आसाम पे भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादा सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन सरकार का कहना है कि आप महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी कर रहे थे। आप देखिए। तो अहमदाबाद जेल का बताइए पहले जरा, साबरमती का। वो तो कुछ ज़्यादा बेसिकली हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे, और ये नेतागिरी से पहले की बात है? एक्टिविस्ट नहीं, वो भी नेतागिरी है। हाँ हाँ हाँ, इलेक्टोरल नेतागिरी से पहले। लेट मी रिफ्रेज माय, जन आंदोलन की राजनीति और चुनावी राजनीति, लेकिन दोनों तो राजनीति है। हाँ, क्या मामला था? अहमदाबाद में एक जो लॉ भवन है उसके साथ ये किसी डूबियस व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते थे, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन हम लोगों ने डिमांड की अभी भारत के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका नाम उसके साथ जोड़ा जाए। तो उसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो कुछ ज़्यादा मैटर थी नहीं, फिर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। तो पुलिस में से कोई बोला देखो तो मज़ा चखाते हैं, तो हमने बोला क्या मज़ा चखाओगे, अंदर डालोगे, हमको ही बेल नहीं लेना है, चलो। तो खुद हम लोग चले गए, और पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल रहा था। तो हम भी थोड़ा उस फ्रेमवर्क में आ गए, हम भी थोड़ा तुमको मज़ा चखाते हैं, कि तुम्हारा मज़ा चखाना हमको मज़ा नहीं चखा पाएगा। तो उसमें रहे 4-5 दिन, तो बाहर थोड़ा हल्ला गुल हुआ, फिर थोड़ा जेल का चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो वो तो केवल 4-5 दिन का मामला था। और ये असम का क्या प्रकरण है? आपने जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट किया, हाँ। मुकदमा होता है, असम की पुलिस आपको ले जाती है, फिर एक दूसरी एफआईआर होती है कि महिला कांस्टेबल की तरफ कुछ अभद्र इशारे कर रहे थे आप। क्या है आपके हिस्से का सत्य? सो बेसिकली मैंने एक ट्वीट किया, हाँ, कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन 3 जगह पर जो दंगे हुए, इन दंगों के बाद मोदी जी आप जब गुजरात में आए तो शांति और अमन का अपील करिएगा। वैसे भी आपने तो महात्मा का मंदिर बनाया है, इतना तो उम्मीद आपसे बनता है ना। इतने में एफआईआर कर दिया। जिग्नेश मेवानी ने अपने ट्वीट का पहला वाक्य नहीं बोला है इस इंटरव्यू में। हाँ, वो मैं नहीं बोलूँगा जानबूझकर, क्योंकि उसी पर मुकदमा है। आपको भी लपेटा जा सकता है, क्योंकि उसी पर मुकदमा है। उसी पर नहीं है, हाँ, उसी पर नहीं है, वो बहाना है। अच्छा, फिर खबर पहुंची आप तक? तो मैं पालनपुर, यहाँ बगल में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में पालनपुर टाउन में सर्किट हाउस में बैठा था, और गांव से एक मीटिंग करके आया था। तो बोला कि कुछ पुलिस के साथ ही मिलना चाहते हैं। मैं बोला कल सुबह भेजना यार, अभी मूड नहीं है, थोड़ा मैं थक के आया हूँ। बोला नहीं, अभी मिलना चाहते हैं। मतलब इतना डेस्परेट क्यों हो? अच्छा बुला लो, चलो। तो आके सोफ़ा में बैठे, मैं जी बताइए। बोला आसाम पुलिस है और आपकी गिरफ्तारी करने के लिए आए। मैं बोला अच्छा, कौन सा मामला, क्या हुआ, क्या किया हमने? वो भी आसाम में? नहीं, वो सब आपको बताएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, एफआईआर का कॉपी दीजिए, वो सब आपको देंगे। तो कोई बात नहीं, मैं खुद लॉयर हूँ, डीके बसु की गाइडलाइन जानता हूँ, थोड़ा मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, परिवार को इन्फॉर्म करने दीजिए, फिर लेके चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा आपके साथ झगड़ा कर रहा हूँ, आप चलिए हमारे साथ। बोले ठीक है। मैंने दोनों मोबाइल ले लिए, फिर बगल आप बिना किसी प्रतिरोध के चले गए उनके साथ? हाँ, तो प्रतिरोध क्या करेंगे, ऐसे तो थे हमारी टीम में 7-8 लोग बैठे थे वहाँ पे। तो हम चले और पुलिस थाने में हमको प्रोड्यूस किया, और वहाँ पे भी मैंने 2 बार पूछा कि भाई कौन सा मामला है, कौन सी धारा है, एफआईआर का कॉपी दे निकालो, राइट, इतना बेसिक। तो इसमें कानून क्या कहता है? आपने तो वकालत पढ़ी है। सो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना है, डिटेन करना है, तो उसकी गाइडलाइन है, राइट। कौन से कानून के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपको बताना है, उसमें कौन सी धाराएं लगी है वो आपको बताना है। आपका हित, आपके हित में जिसको कंसर्न हो, रुचि हो, ऐसे किसी व्यक्ति को या अपने लॉयर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक गाइडलाइन है, तो उसका भी पालन नहीं किया। तो फिर आगे रास्ते में भी मैंने 2 बार 3 बार 4 बार पूछा, फिर एक पॉइंट के बाद मैं सो गया, तेल लेने गया। क्या जहाँ ऑन रोड ले जा रहे, बाई रोड लेके जा रहे थे? हाँ। तो मैं बोला चलो जहाँ लेके जाना हो सो जाओ भाई। फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट आया तो उठा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टीम के साथ ही पहुँच गए थे, थोड़ा इंकलाब जिंदाबाद हल्ला बोल कर रहे थे। फिर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर भी आ गए, मेरी टीम के लोग आ गए, वहाँ पर भी बहुत शोर किया। फिर जाके एफआईआर का कॉपी दिखाया, कौन सी धारा है वो बताई, और फिर वहाँ से बेंगलोर से आसाम लेके गए। जब गुवाहाटी लैंड किए तो एयरपोर्ट में पूरा ताम झाम 35-40 लोग बड़ी बड़ी राइफलों के साथ खड़े थे, मानो किसी टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो। मतलब बढ़िया सा प्लॉट तैयार करके रखा था कि एक किसी कोई बहुत बड़ा कुछ कांड कर दिया हो, ऐसे संगीन अपराधी को लेकर आसाम आए हैं।
खतरनाक सिचुएशन है, इस प्रकार का कुछ सीन क्रिएट करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। और फिर लेके गए और रास्ते में एक जगह पे गाड़ी रुकी और गाड़ी रोकने के बाद मेरी बगल की सीट में जो पुलिस कांस्टेबल थे उसकी जगह पर एक बहन जी महिला पुलिस आकर बैठी। तो थोड़ा हमको आश्चर्य लगा, थोड़ा वियर्ड भी लगा कि भाई आगे की 2 गाड़ियाँ हैं, पीछे 2 गाड़ियाँ हैं और कहीं नहीं हमारे बगल में इनको क्यों बिठा रहे हैं। लेकिन भी ठीक है, मैं उनकी गिरफ्तारी में हूँ, डजेंट मैटर। तो मैंने ज़्यादा उसके ऊपर सोचा नहीं, दिमाग में यही चल रहा था भी क्या करेंगे आगे, कितने दिन आसाम रहना पड़े, वो सब आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा। तो मैं समझा होगा कुछ। फिर एक पॉइंट के बाद गाड़ी रुकी दोबारा और वो बहन जी उतरी और आगे की सीट में चली गई। तब हमको लगा कि कोई ऑफेंस दर्ज होगा और उस ऑफेंस के बेसिस में फ्यूचर में जो ट्रायल चलेगा उस ट्रायल का सवाल अभी से ड्राफ्ट किया जा रहा है कि क्या कभी रास्ते में गाड़ी रुकी थी, फिर आपके बगल में जो मेल कांस्टेबल था उसकी बजाय कोई महिला आकर बैठी थी, फिर वो महिला आगे गाड़ी रोककर एडिशनल एसपी से कुछ बात की थी, फिर अगेन आपके साथ दूसरा मेल आकर बैठा था। ये ट्रायल में कुछ सालों के बाद जो सवाल पूछा जाना वाला है उसका स्क्रिप्ट मुझे तभी पता चल गया। लेकिन अगेन मैं बोला देखिए अभी यही सब चल रहा है इस मुल्क में, तो कोई आश्चर्य तो है नहीं। ऐसे ही फालतू के केस में आसाम लेकर आए तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। तो आसाम की जेल में आसाम की पुलिस की लॉकअप में गया, बहुत से कॉकरोचेस देखे पहली बार लॉकअप में, और फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा ठीक ठाक कमरा नेक्स्ट डे मिला। अखबार पढ़ रहा था। किसको रिक्वेस्ट किया? भाजपा वालों को, पुलिस वालों को? पुलिस के लोगों को ही, पुलिस के लोगों को ही। पार्टी के लोग भी बहुत से आ रहे थे, बहुत से एमएलएज, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, मिनिस्टर्स वगैरह भी मिलने के आ रहे थे कि भाई थोड़ा देख लीजिएगा, जाति कोई दुश्मनी तो है नहीं, ट्वीट करके आए और कुछ किया तो है नहीं। तो ये सब चल रहा था और फिर रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया और रिमांड हमारा मंजूर हुआ। तो 3-4 दिन उनके लॉकअप में रहे। चौथे 5वें दिन रिमांड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, हमको बेल मिले। तो कोकराझार की जेल में एक रात काटी और वहाँ से जब बाहर ही निकल रहा था तब दूसरे थाने की पुलिस तैयार थी कि आपके खिलाफ दूसरा केस है। तो हम समझ गए कि भाई ये कुछ लंबा चल सकता है। तो बैठ गए गाड़ी में, तो सही गप्पे मार रहे थे, क्या नाम है आपका, कितने सालों से पुलिस में है, वो भी हमको कुछ पूछ रहे थे, क्या चल रहा है गुजरात में, ये सब सवाल चल रहे थे। असम पुलिस और जिग्नेश मेवानी के बीच संवाद चल रहा है। हाँ, सवाल गुजरात में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हम पूछ रहे थे आसाम में क्या चल रहा है। हाँ। मैं उनको सिखा रहा था गुजराती में कहते केम छो। हाँ। वो हमको बता रहे थे की खबर। तो ये सब चल रहा था। आसाम के कुछ ट्रेडिशंस के बारे में पूछ रहा था कि सुना है कि कंपेरेटिवली कास्ट वायलेंस कम है, थोड़ा ज़्यादा प्रो वुमन है, तो क्या चल रहा है आसाम की राजनीति में। तो थोड़ा रिलेक्टेंट भी थे, कुछ बात होती थी नहीं होती थी, ये सब चल रहा था। तो फिर एक पॉइंट पे मैंने पूछा, अब ये तो बताइए इसमें कौन सी धारा है। तो बोला 354। मैं बोला 124 होगा। बोला नहीं 350 हो। मैं बोला मॉलेस्टेशन। बोला हाँ। भाई साहब पहली बार मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकना जिसको कहते हैं, ये मैं महसूस किया कि भाई तुम और डाका डाला ये कलम लगा देते हैं यार, मॉलेस्टेशन में तुम्हारी कस्टडी में हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करके लाए, आसाम में किसका मॉलेस्टेशन करूँगा। वो भी मेरे बगल में जब पुलिस सब इंस्पेक्टर है, ड्राइवर है, पीछे कांस्टेबल है, एडिशनल एसपी बैठा है। इतना तो झूठ मत फैलाओ यार, कुछ और मुकदमा दर्ज करो। मतलब किसी कांस्टेबल के साथ बदतमीजी कर दिया, उसको धक्का दे दिया, गाली दे दिया, ऐसा कुछ लिखो यार, अलग किस्म का मुकदमा दर्ज करो। ये थोड़ा तो स्पाइन दिखाओ यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदगी है। और मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा। मैं बोला ये इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए।